हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरत दुबे आज आप लोगों के साथ में लक्ष्य सीरीज में महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनकी संभावना है यूपी पीसीएस पीटी 2022 जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर से रिलेटेड और उसमें भी महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं उनको लेकर के हम यहाँ पर शामिल हुए हैं आपके सामने। आज इसका ये 6वां अंक है। प्रयास ये है कि आप सभी लोगों को इस परीक्षा में जाने से पहले जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आने वाले हैं उनका हम एक रिवीजन करा सकें। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन और बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि यदि अगर आप उत्तर प्रदेश के सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आगामी परीक्षाओं और अगले वर्ष की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू की तरफ से एक बहुत ही शानदार कोर्स आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अब आ चुका है। पहले इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट इसे परचेज नहीं कर पाते थे, लेकिन यदि अगर आप कोड यूज़ करेंगे, मेरा कोड यूज़ करेंगे VRUP, दैट इज VRUP, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स पर सीधे डिस्काउंट मिलेगा और ये डिस्काउंटेड अमाउंट होने के बाद लगभग 5,000 में आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इट मीन्स 15,000 के आसपास 16,000 का आपका जो कोर्स है उस 16,000 के कोर्स को 5,000 में आप आराम से परचेज करेंगे। व्हाट यू हैव टू यूज, जस्ट यूज दिस कोड इन कूपन कोड ऑप्शन। अपने दोस्तों को भी बताइए। अब इसके आगे मैं आपको श्रृंखला शुरू करने से पहले जो पिछली श्रृंखला हुई थी उसमें जो प्रश्न पूछे थे उसके सही उत्तर आपको बता देता हूं और कई सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दिया था। तो जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको भी मैं बता देता हूं, पिछली सीरीज के हम प्रश्न यहां पर रखते हैं, फिर आपको श्रृंखला में नई चीजें बताते हैं और आज की श्रृंखला में जो चीजें बताएंगे उससे आधारित अंत में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो प्रश्न था यूपी कौशल सतरंग विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी योजना शामिल नहीं है या कौन सी ऐसी योजना है जो इस सतरंग योजना में शामिल नहीं थी। आपको मालूम है यूपी की कौशल सतरंग विकास योजना में 7 योजनाओं का समावेशन था और ये जो 7 योजनाएं हैं इन 7 योजनाओं में से ये वाली योजना यानी कि मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन प्रोग्राम, इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग और साथ ही साथ सीएम युवा हब योजना, ये तीनों योजनाएं इसमें शामिल थी इन 7 योजनाओं में। लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये अभ्युदय योजना उन विद्यार्थियों के लिए थी या उन शिक्षार्थियों के लिए थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और निःशुल्क परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो सरकारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है एक तरीके से, उस योजना का नाम है अभ्युदय योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की जो शुरुआत है वो कब से हुई। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2021 से। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को इसमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद इसका भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो आपको परीक्षा की तैयारी निःशुल्क मिल जाएगी। एनडीएस, सीडीएस, यूपीएससी, पीएससी इत्यादि जो परीक्षाएं होती हैं उन सबकी निःशुल्क तैयारी इसमें कराई जाती है। तो चलिए आज की श्रृंखला का हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहली योजना है आपके सामने आसान किस्त योजना। ठीक है, सबसे पहली योजना का नाम क्या है? आसान किस्त योजना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम इस योजना के उद्देश्य के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले देखिए आसान किस्त योजना की बात करी जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उनके लिए होगा जो मान लेते हैं कोई सरकारी विभाग हो, कोई ऐसा सरकारी विभाग हो जिससे आप कोई सेवा ले रहे हो जिसकी सेवा का आप शुल्क अदा ना कर पाए हो, अर्थात जो भी बिल वगैरह आता है वो बिल आप पे ना कर पाए हो। ऐसे में सरकार ने ये अवसर दिया है कि उस बिल में कुछ आसान किस्तें बनाई जाएं। एक मुश्त अगर आप जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कुछ आसान किस्तें बनाई जाएं। अगर आप उन किस्तों में भी जमा कर देते हैं तो सरकार को भी उसका जो पैसा है वो नष्ट नहीं हो पाएगा और आपको भी एक मुश्त देने से छूट मिल जाएगी। आर्थिक स्थिति खराब होने पर कभी ऐसे संकट आ ही जाते हैं। तो ये जो विभाग है ये विद्युत विभाग है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग है, ठीक, यानी कि बिजली विभाग जो है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा ये सेवा प्रदान की जाएगी और इसमें जो बिजली के बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हैं, उनके लिए ये सेवा प्रदान की गई है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका बहुत ज्यादा हो चुका है तो आप जाकर के उसका समावेशन करा सकते हैं और उसके लिए आसान किस्तों में उसे बांट सकते हैं। और ये जो समावेशन है ये ग्रामीण और
ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बिजली के बिल के समावेशन और ग्रामीण शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो बिजली के जो लोग हैं उनके बिजली के बिलों का जो समावेशन है उसके लिए आसान किस्तें लगाई गई हैं। और इन आसान किस्तों में देखिए 12 या 14 किस्तों का विकल्प है। और ये 12 और 14 किस्तों का विकल्प किस प्रकार से है, 24 किस्तों का विकल्प किस प्रकार से है कि 12 किस्तों का विकल्प जो है ये शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, शहरी क्षेत्र के लोगों का जो बिजली का बिल है उसके समावेशन के लिए है। और जो 24 किस्तों का है ये ग्रामीण सेक्टर के लिए है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन दोनों ही बिजली के बिल जो हैं वो घरेलू बिजली होनी चाहिए, यानी कि घरेलू बिजली का बिल होना चाहिए उसमें, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कॉमर्शियल मीटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। घरेलू जो बिजली का बिल है उसका ये समावेशन यहाँ करने का प्रावधान रखा गया। तो ये फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे, पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब इसमें एक और पॉइंट भी आपको समझना है कि मान लेते हैं किसी का कोई भी बिल अमाउंट है XYZ, ये कोई अमाउंट है किसी के भी व्यक्ति का, तो जब इसका समावेशन होगा तो उसकी जो किस्त बनाई जाएगी वो किस्त किस प्रकार से बनाई जाएगी, किस्त इस प्रकार से बनाई जाएगी कि जो समस्त धनराशि है, जैसे मान लेते हैं ये धनराशि है, इसका 5% न्यूनतम तो बनेगा ही बनेगा। मतलब मान लेते हैं कि 100 रुपए है किसी का बिजली का बिल, तो 5 रुपए की किस्त तो उसकी बनेगी ही बनेगी। लेकिन यदि अगर ये किस्त जो कि 5% है, वो 5% वाली किस्त जो है यदि अगर 1500 रुपए से कम है, 1500 रुपए से क्या है, कम है, तो उसे कम से कम 1500 रुपए तो जमा करने ही पड़ेंगे। जैसे ये 5 रुपए नहीं जमा करेगा, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया 100 रुपीज का, शायद आप समझ गए होंगे। यानी कि किसी भी व्यक्ति के बिल का समावेशन किस तरीके से होगा कि जो बिल है टोटल, उसकी न्यूनतम किस्त जो है वो कितने बनेगी, कम से कम टोटल अमाउंट का, टोटल टू बी पेड अमाउंट जो है उसका 5% बिल निर्धारित किया जाएगा और उसी की किस्तें लगाई जाएंगी जो कि 12 और 24 में डिवाइडेड रहेंगी। समझ में आ रही है बात मेरी, हाँ या नहीं? और यदि अगर 12 या 24 किस्त बनाते समय एक किस्त की कीमत 1500 रुपए से कम आ रही है, मान लेते हैं 1400 रुपए आ रही है, 1000 रुपए आ रही है, तो फिर 1000 रुपए 1400 रुपए नहीं 1500 रुपए की कम से कम किस्त बनेगी। यानी कि पहले अमाउंट आपको 1500 रुपए फिर 1500 रुपए ऐसे करके ही देना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा शायद किस तरीके से करना है, ठीक है। और किस्त जो है वो हर महीने समय पर देना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की है, 12 किस्त और 24 किस्त का यहां पर बिंदु है। इसमें एक और पॉइंट ध्यान देना है हमको कि मान लेते हैं कि जब आपकी किस्त यहां पर दी गई तो जो आपका बिजली का बिल आता है ना उसमें कुछ सरचार्ज भी ऐड रहता है, और जो सरचार्ज है और जो आपका सरचार्ज है वो सरचार्ज जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि वेव्ड कर दिया जाएगा। किस कंडीशन में, यानी उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपकी जो किस्त है वो टाइमली यानी कि समय से पूरी करी जा रही है। अगर आप समय से किस्त का भुगतान कर रहे हैं तो आपके बिजली के बिल के ऊपर लगने वाला जो एक्स्ट्रा सरचार्ज है गवर्नमेंट की तरफ से जो लगाया जा रहा है वो सरचार्ज वेव कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए बिजली का बिल जो है आपका टाइमली जमा होना जरूरी है। इसके अलावा यह भी ध्यान देना है कि टाइमली में एक चीज और ध्यान रखनी है, उसमें भी आपको 1 माह का रिलैक्सेशन मिल सकता है बाय द वे। यानी अगर हो सकता है कि एक किस्त आप 1 महीने ना जमा कर पाए तो आपकी सुविधा से आपको वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अगला 1 महीना जैसे ही काउंट हुआ तो फिर आपको इन सुविधाओं से वंचित भी कर दिया जाएगा और फिर आपके जो बिजली के बिल का जो भुगतान है वो एकमुश्त रूप में किया जाएगा और साथ ही साथ आपके बिजली का कनेक्शन जो है वो भी काटा जा सकता है। तो ये जो सुविधा है, सरकार की सुविधा का किसी प्रकार से कोई दुरुपयोग ना उठा कर सके, इसलिए इस प्रकार की थोड़ी सी दंडात्मक टाइप की जो कार्यवाही है वो भी रखी गई है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो किस्त योजना है ये किन के ऊपर लागू होगी? जैसे सबसे पहली बात तो ये कि यूपी की स्कीम है, तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले जो विद्युत विभाग वगैरह जो हैं उनके द्वारा जो विद्युत दिया जा रहा है उस पर लगने वाली ये किस्त रहेगी। सिंपल सी बात है, साधारण भाषा में आप समझिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और आपके घर में घरेलू मीटर लगा है, घरेलू मीटर आपके घर में घरेलू मीटर लगा हुआ है, तो ये जो घरेलू मीटर आपके घर में लगा हुआ है वो अधिकतम जो है 4 किलोवाट का होना चाहिए। उसकी भी क्षमता दी हुई है 4 किलोवाट। 4 किलोवाट का आपके यहां अगर घरेलू मीटर लगा हुआ है तो ही आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, और यदि अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा किस तरीके से आसान किस्त योजना जो है वो लागू करी गई।
अब हम चलेंगे अगली योजना की ओर जिसका नाम है बीसी सखी योजना। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है बीसी सखी योजना। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बीसी सखी योजना। अब इसमें सखी वाली जो योजनाएं होती है ना, उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में अगर आप देखेंगे अधिकतर आपको ये देखने को मिलेगा, अगर सखी करके कोई प्रोग्राम शुरू किया गया या कोई योजना या कोई स्कीम लॉन्च की जाती है तो वो कहीं ना कहीं सहायता करने के लिए होती है, और दूसरी बात महिलाओं की सहायता करने के लिए होती है। इतना पॉइंट तो आपके दिमाग में पहले से ही चला जाना चाहिए कि कोई भी सखी प्रोग्राम अगर आएगा तो वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं की किसी भी क्षेत्र में सहायता करने के लिए ही इस्तेमाल होगा। अब ये किस क्षेत्र में सहायता करने के लिए, उसके लिए आपको इस वर्ड का फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। ये बीसी का मतलब होता है बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट। ठीक है, यानी कि बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट क्या होते हैं, ये एक प्रकार से स्वयं सहायता ग्रुप होता है, यानी एसएचजी होते हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम करेगा और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स भी ऐड होंगे। और ये जो हैं घर घर जाकर के जो बैंकिंग सुविधाएं हैं ग्रामीणों तक या दूसरे क्षेत्रों तक, जो बैंकिंग सुविधाएं जो नहीं पा पाते हैं तो उनके घर तक बैंकिंग सुविधा प्रदान करने का एक प्रोत्साहित प्रोग्राम है। उद्देश्य क्या है जरा देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिकली गांव के क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना, वो बैंक जाने से थोड़ा सा हिचकिचाते भी हैं, और दूसरी बात ये होती है कि बैंक इनकी पहुंच से भी थोड़ा दूर होता है। तो बैंक अब इनके घर आएगा किस रूप में, बैंक सखी के रूप में, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव जो है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी बैंक सखी के रूप में जो कार्यकर्ता होगी, यानी ऐसी कोई भी कार्यकर्ता जिसको बैंक सखी के रूप में जाना जाएगा या बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट, बैंक सखी कह सकते हैं या बीसी सखी कह सकते हैं आप इसको। हालांकि बैंक कोरेस्पोंडेंट और बीसी सखी में थोड़ा अंतर होता है। बैंक कोरेस्पोंडेंट जो होते हैं या बैंक सखी वाला जो प्रोग्राम है वो बैंक के अंदर बैठ करके आपकी बैंकिंग में सहायता करते हैं, यानी कि बैंक के प्रीमाइसेस के अंदर बैठते हैं, जिससे कि आप बैंक में जा रहे हैं, पैसा निकालना है, पैसा देना है, जमा करना है या कुछ भी इस तरीके की, तो उसमें आपकी सहायता करते हैं बैंक के प्रीमाइसेस के अंदर। और बीसी सखी योजना में क्या है कि बैंकिंग करेस्पोंडेंट जो है वो आपके घर घर आएंगे, बस अंतर ये है, वो भी बैंकिंग सेवाओं में सहायता प्रदान करते हैं, और बैंक सखी जो है वो भी आपकी बैंक की लेन देन में सहायता करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा बेसिक अंतर है कि वो आपके बैंक में ही सहायता करेंगे, बैंक के बिल्डिंग के अंदर, और बीसी करेस्पोंडेंट जो है वो घर घर जाके आपको वित्तीय सहायता बैंक की तरफ से प्रदान करवाएंगे। तो बीसी सखी जो प्रोग्राम है उसमें यही कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके घर तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई जा सके, जैसे ऋण प्रदान करना है, पैसा निकालना है, पैसा जमा करवाना है इत्यादि वगैरह, खाता खुलवाना इत्यादि वगैरह इस तरीके का। ठीक है, योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। अब देखिए दो चीज है, एक तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, घर में गांव में जो रहने वाले लोग जो हैं वो बैंक नहीं जा पा रहे हैं, वो जो है वो बैंक नहीं जा पा रहे हैं, तो बैंक उनके घर आ गया तो इनको बैंकिंग सेवा से जोड़ा गया, एक तो ये सुविधा हो गया, तो इनका बैंकिंग यहाँ पे शुरू हो गया। दूसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो बेरोजगार है तो इस तरीके से बैंक के माध्यम से इसको एक यहाँ पर रोजगार भी मिल जा रहा है, तो एक तरीके से रोजगार का अवसर भी प्रदान कर रहा है आपको। ठीक है, तो ये भी चीज क्लियर हो जाती है, दो पॉइंट तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गए। अब इसके लिए किया क्या गया, इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में तमाम सारे कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायतें हैं उसका चुनाव किया जाएगा, और उन ग्राम पंचायतों में अलग अलग महिलाओं का समूह बांटा जाएगा, 30-30 महिलाओं का एक समूह बनाया जाएगा जो सेलेक्ट हो जाएंगी इस प्रोग्राम के अंदर, और फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ट्रेनिंग देने के बाद जा करके घर घर में वो सुविधा इस तरीके की प्रदान करेंगी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखने के लिए आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, वो ये है कि 58,000 महिलाओं को रोजगार प्रदान करने का इसमें लक्ष्य रखा गया, और साथ ही साथ ये जो महिलाएं जिनको रोजगार मिलेगा इन्हें 6 महीने की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, अदर देन जो उनको 6 महीने की 4,000 सैलरी मिलनी है, उसके अलावा 6 महीने की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और इसमें यह भी एक पॉइंट है कि जब भी कोई लेन देन हो रहा है, मान लेते हैं कि कोई लेन देन हुआ, कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है गांव में जाकर के, कोई बीसी सखी जो है किसी व्यक्ति का ट्रांजैक्शन कर रही है, तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर बीसी सखी को कुछ कह सकते हैं कि प्रोत्साहन के रूप में कुछ पुरस्कार भी मिलेगा, यानी कि उस ट्रांजैक्शन का कुछ अमाउंट जो है उसे दिया जाएगा इंसेंटिव के तौर पर। ठीक है, तो इंसेंटिव प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत ऐड है, तो रोजगार के लिए यह भी एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा यहां पर एक बात कही गई है कि जो बैंकिंग सखी बनना चाहते हैं या बीसी सखी बनना चाहते हैं, उन्हें बैंकिंग का
कह सकते हैं बैंकिंग स्किल्ड होना चाहिए उन्हें, और अगर वो स्किल्ड नहीं है तो प्रशिक्षण के दौरान उन्हें स्किल किया जा सके ऐसी योग्यता होनी चाहिए। मतलब बैंक ऑपरेशंस करने के लिए इतना पढ़े लिखे हों एटलीस्ट आप, इसके लिए 10वीं पास होना भी जरूरी है, ये भी बात भी है, कम से कम आप 10वीं पास हो और इतनी समझ हो कि आप बैंकिंग कार्यों को समझ सकें, तभी आप इस प्रोग्राम में ऐड हो पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट आप परचेज करना चाह रहे हैं, डिजिटल डिवाइसेस तमाम प्रकार की जो इसमें यूज होंगी, हालांकि कुछ तो बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और चाहे तो आप अपने पास से भी उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो उस डिवाइस को खरीदने के लिए मैक्सिमम आपको 50,000 रुपए तक की सहायता राशि भी इसके अंदर प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो 50,000 की सहायता राशि किसी भी डिजिटल डिवाइस को खरीदने के लिए इस योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि 22 मई 2020 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत 218.49 करोड़ की धनराशि जारी की जाएगी और इस वाली धनराशि का इस्तेमाल जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दे करके वहां से बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को लाना और उनके ऊपर जो खर्चा वगैरह होना है वो यहां से इससे किया जाएगा, इन सब पैसों से किया जाएगा। इसके लिए टोटल जो बजट निर्धारित किया गया है वो 430 करोड़ रुपीस है इस पर्टिकुलर योजना के लिए, और उस योजना में जो अमाउंट है वो इस माध्यम से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं 218.49 करोड़ की धनराशि वो जारी करी गई है, शेष अमाउंट अभी आगे भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें एक इनबिल्टेड एक मिशन है, नेशनल मिशन है, और वो नेशनल मिशन क्या है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसको शॉर्ट में NRLM के तौर पर भी जाना जाता है, NRLM, राइट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये इसमें इनबिल्टेड है। तो मैंने आपको ये बताया कि इसकी जो बजट अमाउंट है वो कितना है, 430 करोड़ रुपीस, राइट। अब जरा देखिए, अगर हमको यहां पर यह पता करना हो कि जो बैंकिंग सखी बनेगा उसका क्या क्या काम होगा, उस व्यक्ति का क्या क्या काम होगा, तो उस काम को अगर देखेंगे तो बैंक खाते से पैसों को जमा करना और निकासी करानी, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो होता है पैसा जमा करना और निकालना, ये ट्रांजैक्शंस करने का उनको अथॉरिटी होगा और उन्हें इसके लिए ट्रेंड भी किया जाएगा। और इस प्रकार के किसी भी ट्रांजैक्शन पर उन्हें इंसेंटिव, हर एक ट्रांजैक्शन पर उन्हें इंसेंटिव भी दिया जाएगा और 6 महीने तक 4,000 रुपए प्रतिमाह, 4,000 रुपए प्रतिमाह जो है वो सैलरी के तौर पर भी दिए जाएंगे। इसके अलावा वो लोन मुहैया करवाने में सहायता कर सकती हैं। इसके अलावा लोन की रिकवरी के लिए भी सहायता कर सकती हैं, जिसे लोन दिया गया है उसकी रिकवरी के लिए उससे बातचीत करके। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन सेवा जो है उसमें भी, जैसे कि किसी का खाता ही नहीं खुला है तो खाता खुलने से संबंधित जानकारी देना, न्यूनतम राशि जमा करने संबंधित जानकारी इत्यादि देना, तो ये सब चीजें का भी काम वो करती रहेंगी। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सेवाएं देने का भी ये काम करेंगी। तो ये सारे वर्क्स हैं जो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, वो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो है, बीसी सखी योजना जो है उसमें जो बीसी सखी होंगी उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। पर ध्यान रखना, बहुत बड़ा जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो इसमें लेन देन नहीं है। इसके अलावा जैसे क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, क्या ये लोग क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्या ये लोग डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, तो इस प्रकार की चीजें जो है यहाँ पर नहीं है। इंश्योरेंस कर सकती हैं क्या ये इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो सुविधा है इसके लिए तो डायरेक्टली आपको जो बेसिक बैंकिंग या बेसिक एफोर्डेबल बैंकिंग सिस्टम वगैरह का जो प्रोग्राम है वो इसको करने का प्रयास किया गया है। तो जो देश में वित्तीय समावेशन जो है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम एक तरीके से ये है प्रेजेंटली, इसका बदला हुआ रूप है। पहले भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम चलते रहे थे, लेकिन कई बार इसको कभी सफल रहे कभी विफल रहे। तो इस तरीके से प्लान में एक और ये स्टेप है जिसमें हम कह सकते हैं कि बैंकिंग इंक्लूजन को के रूप में ही ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। किसी भी तरीके से इस योजना में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उसके माध्यम से आपको रजिस्टर करना पड़ता है वगैरह, जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी। और साथ ही साथ इसके लिए यूपी का निवासी होना और साथ ही साथ 10वीं पास होना जरूरी है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो ये थी आपकी बैंकिंग सखी जो योजना थी उसके बारे में मैंने बताया। अगली योजना के ऊपर चलते हैं और अगली योजना है बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। योजनाओं के बारे में ध्यान से समझ के रखिएगा। कई सारी योजनाएं मैं आपको, ये आज 6वां सेशन है, इससे पहले भी कई सारी योजनाएं हमने आपको बताई हैं। लाइनअप कर लीजिएगा, सारा एक जगह पर लिख लीजिएगा। जब आप लिखेंगे तो हर योजना 2-2, 3-3 लाइन में पूरी हो जाएगी आपके लिए, और उतने से ही आपको एक अच्छा एक प्रिपरेशन आपका पूरा हो जाएगा और आप एग्जाम में जाकर के अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो यहां पर अगली योजना जो है उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब यहां से भी आपको नाम से पता चल रहा है बाल सेवा योजना है तो बच्चों के लिए ही होगा,
और जब बच्चों की बात आ रही है तो यहां पर बालक और बालिका दोनों वर्ग के लोग हो गए, बालक बालिका दोनों, ठीक है। तो 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के लोग तो सीधे इससे लाभान्वित हैं, लेकिन कुछ अर्थों में 0 से लेकर के 21 वर्षों तक के लोग भी इसमें लाभान्वित हैं। वो कैसे हैं तो उसको भी जरा हम समझते हैं इस डिटेल में। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव को समझें, और हमें जानना होगा कि कुछ समय पहले पूरा विश्व जो है, जिसमें भारत भी शामिल है, वो कोरोना की भयानक बीमारी से चपेट में आया और बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों का साथ खो दिया और बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके चले गए। अन्य रिश्तेदारों को तो छोड़ा जाए, लेकिन यदि अगर रिश्तेदारी में कह सकते हैं संतान और अभिभावक का अगर रिश्ता हो, माता पिता और संतान का रिश्ता हो, तो इस तरीके की जो साथ छोड़ने की जो कह सकते हैं मजबूरी रही होगी, तो वो बड़ी ही खतरनाक रही होगी। इन्हीं खतरनाक स्थिति से कुछ बचाव करने के लिए या कुछ राहत पहुंचाने के लिए, बचाव तो क्या किया जा सकता है इसमें, बल्कि राहत पहुंचाई जा सकती है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य यही है कि ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों को एक तरीके से जीवन भर के लिए गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करने का प्रयास किया है। अडॉप्शन का मतलब वो वैसा वाला अडॉप्शन नहीं है कानूनी रूप से, लेकिन ये अडॉप्शन इस तरीके का है। देखिए, एक राज्य की जिम्मेदारी होती है अपने राज्य के लोगों का ध्यान रखना। ये सब चीजें जो गवर्नमेंट्स करती हैं ना, ये डीपीएसपी के अंतर्गत जो डीपीएसपी का जो मंशा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसकी मंशा के अंतर्गत आते हैं ये सारे प्रोग्राम, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकारों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उनके राज्य में जो लोग हों वो हर मायने में सुखी हो सकें और उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो ऐसे लोग जो प्राकृतिक संकट के कारण असुविधा में आ गए, उनकी असुविधा को भी कुछ कम करने का प्रयास गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। इसी प्रयास में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके जीवन और उनके भरण पोषण, उनकी शिक्षा, उनके आवास, और अगर वो लड़की है तो उस कंडीशन में उसकी शादी आदि के लिए सहायता, और सहायता भी एक मतलब सामाजिक जो सहायता है वो तो सरकार के द्वारा करी ही जाएगी, आर्थिक सहायता भी करी जाएगी शैक्षिक रूप से, और इसके अलावा सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी जो है वो गवर्नमेंट यहां पर उठा रहा है। माता पिता खो दिए हैं तो गवर्नमेंट यहां पर उनके लिए माता पिता का रोल अदा करने के लिए आगे आ रहा है। इसमें बेसिक बात यह है कि जो लोग कोरोना के संकट में अपने माता पिता को खो दिए, या मान लेते हैं कि उनके जो अभिभावक थे वो नहीं रहे, या यूं भी मान लेते हैं कि जो ऐसे पेरेंट्स जो मतलब किसी भी तरीके से, या ऐसे बच्चे जो किसी भी तरीके से पाले जा रहे थे किसी के द्वारा, मान लेते हैं कि किसी ने अडॉप्ट ही किया था, या कोई कानूनी रूप से किसी तरीके का उसका भरण पोषण कर रहा था और उसका जो कह सकते हैं कि उसका साया उसके बच्चे के सर से चला गया, तो इस सब कंडीशन में, ये सारी कंडीशन में बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। और उस आर्थिक सहायता में ये सारी चीजें होंगी जो यहाँ पर मैंने बताई। उसका जीवन भर का जो भरण पोषण है, यानी कि खान पान और उसके जो खर्चे होते हैं, पढ़ाई इत्यादि जो है, वो सब चीजों का यहाँ पर पूरा प्रबंध किया गया है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के लिए सरकार तो पूरा खर्चा उठाएगी, 18 वर्ष की आयु तक तो उठाएगी। साथ ही साथ जो भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, उसमें अच्छी सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी इनको पढ़ने के लिए। डे बोर्डिंग स्कूल जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाए जाते हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम प्रकार के बाल गृह हैं, जैसे यूपी में 5 बाल गृह हैं, तो उन बाल गृहों में इनको स्थान दिया जाएगा। जिनके बिल्कुल ही अनाथ हो गए हैं, उनको बाल गृहों में भी स्थान दिया जाएगा। इस तरीके की सुविधा जो है यहाँ पर रखी गई है, आवासीय सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और जब बच्चा पढ़े और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे, तो उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को जो है वो लैपटॉप और टैबलेट वगैरह जो है वो भी प्रदान करे जाना मतलब इसके प्रावधान के अंतर्गत आएगा। तो लैपटॉप और टैबलेट्स वगैरह भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जब बच्चे जो है वो उच्च शिक्षा की ओर मूव ऑन हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी इस योजना का एक प्रमुख भाग है। अब हम बात करते हैं यूपी मिशन शक्ति अभियान की। और यूपी मिशन शक्ति अभियान, जैसा कि आप यहां पर देख ही पा रहे हैं, और इसका कोटेशन आप ध्यान रखिएगा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, ये इसका ध्येय वाक्य भी है और यही इस योजना का उद्देश्य भी है। और उद्देश्य में क्या है? नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए यह योजना 2020 में शुरू करी गई थी। और 2020 में योजना जब शुरू करी गई तो वर्तमान समय में इस योजना का यह तृतीय संस्करण है, एक तरीके से थर्ड फेज है, और इसीलिए इसको मिशन शक्ति, इसीलिए इसे मिशन शक्ति
3.0 या कहीं कहीं आप इसे प्रोनाउंसिएशन में 3.0 भी बोलते हैं, इसको भी लॉन्च किया गया है। तो अलग अलग जो संस्करण इसके रहे, यानी कि पहला संस्करण, फिर दूसरा संस्करण और वर्तमान में तीसरा संस्करण, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है। देखिए, मिशन शक्ति प्रोग्राम पहली बात तो महिलाओं के संरक्षण के लिए है, महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए, ठीक है। और महिलाओं की किस लिए है? उसकी सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके स्वावलंबन के लिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। की फैक्ट्स में अगर हम यहां पर देखें तो मैंने कहा कि इसके 3 स्टेप्स चल चुके हैं। जैसे पहला वाला जो था वो मिशन शक्ति 1.0 या 1 था। तो मिशन शक्ति 1 जो था उसमें ये ध्येय था, ये लक्ष्य रखा गया था कि किस तरीके से किसी महिला का जो जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी या रुकावट या रोड़े आ रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो उसको जो है टारगेट किया गया था। और जो ऑपरेशन शक्ति है, इसी का दूसरा जो फेज आया था उसका नाम ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। तो इसमें नारियों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया था। नारियों की सुरक्षा में थोड़ा सा मैं अगर इस तरीके से बोलूं कि कई पुरुष जो हैं अपने पुरुषत्व का गलत इस्तेमाल करते हैं, नारी को एक वस्तु की तरह देखने लगते हैं और उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को टारगेट यहां पर किया गया था। और ऑपरेशन शक्ति में ऐसे तमाम, जैसे बोलते हैं ना, कुछ शोहदे जो होते हैं उनको जो है दंडित करने की कार्यवाही इसमें तेजी से करी गई थी। और मिशन शक्ति 3.0 जो है इसमें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता इत्यादि देकर के। जैसे इसमें जो है वो पेंशन योजना लागू करी गई है, पेंशन योजना इसमें लागू कर दी गई है और इसमें महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो बालिकाएं हैं उनको जो है, जैसे कन्या सुमंगला योजना जो है, कन्या सुमंगला योजना भी इसी मिशन शक्ति 3.0 के अंदर ही चल रही है। तो उसमें जो सहायक धनराशि जाएगी वो सब इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही जा रहे हैं। तो आपको 3.0 है प्रेजेंटली, इसका बेसिक जो नॉलेज है वो मैंने आपको दिया। तो 3.0 में क्या चीजें ध्यान रखी जा रही हैं? देखिए, 21 अगस्त 2021 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ से इस योजना की शुरुआत हुई है और इसमें निराश्रित महिला पेंशन योजना जो है उसका पहला किश्त जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था। और इसमें 29.68 लाख महिलाओं को इसी दिन 451 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे। मतलब एक महिला के खाते में नहीं, सभी महिलाओं के खाते में मिलाकर के पेंशन के तौर पर टोटल इतना जो रुपया है वो ट्रांसफर किया गया था। तो ये जो है ये स्वावलंबन योजना, जो मैंने तीसरा पॉइंट जो बताया ना, वो स्वावलंबन योजना प्रोजेक्ट इसमें चलाया गया। एक बार मैं फिर से बैक करके आपको दिखाता हूं, यहां पर जरा देखिए, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, ये 3 जो है इसके 3 प्रोजेक्ट के अलग अलग पार्ट हैं। तो थर्ड फेज में हम लोग यहां पर हैं। इसके अलावा इसी मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत देखा जाए तो तमाम प्रकार की जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें एक मिशन शक्ति कक्ष बनाया जाएगा और उस मिशन शक्ति कक्ष के लिए भी अमाउंट बजट में रखा गया है। साथ ही साथ महिला बटालियन के पदों का सृजन किया जाएगा और इसके अलावा जो महिला पुलिस बूथ बनाए गए हैं, पिंक बूथ जिन्हें आप बोलते हैं, उन पिंक बूथों में 1286 थानों में इतने यानी कि 84.79 करोड़ रुपीस की लागत से पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि स्वच्छता मिशन के अंतर्गत अभी आ रहा है। तो आई होप कि आपको यह पॉइंट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, इसके अलावा उनको स्वावलंबित भी बनाया जा रहा है और समाज में उनका एक अच्छा स्तर हो सके, इसके लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध होती हुई यहां पर इन योजनाओं के तहत दिखाई दे रही है। आज की ये जो प्रश्न आपने पढ़े, जो भी आपने योजनाएं जो पढ़ी, इस पर आधारित जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कि बीसी सखी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बीसी सखी का नहीं है। आपको इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, बीसी सखी योजना में सरकार द्वारा कितना बजट निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको बजट बताना है कि कितना बजट निर्धारित हुआ है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि आसान किश्त योजना जो थी उसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कितनी आसान किस्तों का निर्धारण किया गया, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो अपना जो अमाउंट है वो कितनी आसान किस्तों में बंटवा सकते हैं अधिकतम, तो वो चीज आपको यहां पर बतानी है। इसके ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपको सही कर देता हूं। यहां पर इसको आप 23 कर दीजिए और इसको आप 24 कर दीजिए, राइट। ये 23 एंड 24 अब ऑप्शन सही हो गए। 11, 12, 23, 24 राइट है, 23 एंड 24।
23 एंड 24। नाउ द ऑप्शंस आर करेक्ट। अब आप इसमें ऑप्शन बताइएगा कि कौन सा सही है। इस योजना से संबंधित जो प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इनके सही उत्तर हम लोग अगली श्रृंखला में जानेंगे, जो श्रृंखला है उसको शुरू करने से पहले। इसके अलावा फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोड यूज करना है VRUP कोर्स का कोड का इस्तेमाल करने से आपको तुरंत डिस्काउंट मिलेगा और 16,000 का जो कोर्स है वो जस्ट आपको 5,000 रुपीज में मिल जाएगा, राइट? 5,000 रुपए में मिल जाएगा। ये एक काफी अफोर्डेबल प्राइस है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो। स्टडी आईक्यू का सपना है या स्टडी आईक्यू ये चाहता है कि आपके सपने जो हैं वो पूरे हों। इसके लिए स्टडी आईक्यू पीसीएस का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का समय आपके लिए शुभ हो, इसी उद्देश्य के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।